कालांश रसायन की पाठशाला में मैं अपने सभी व्यूअर्स एवं सब्सक्राइबर्स का पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, 2020 के बोर्ड एग्जाम का जो पेपर सॉल्यूशन करवा रहे थे वह आज अपने दूसरे सेट के दूसरे कालांश में प्रवेश कर रहा है। बच्चों, दूसरे सेट का पहला कालांश हमने पढ़ा था, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन आपके हो गए थे। आज उससे आगे का कालांश लेके आया हूं। 5वां, 6वां और 7वां क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं बच्चों जो रिपीट हो रहे हैं, उनको छोड़ देंगे। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसमें केवल डिस्क्रिप्शन है, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे हुए रहते हैं, उनको भी ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। मुख्यतः वो कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे जिनको लॉजिकल हैं, जो लॉजिकल, इनको लॉजिक के आधार पर समझा जा सकता है, जिनकी रिएक्शंस हैं। आइए, रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में आज बोर्ड एग्जाम के 2020 के पिछले वर्ष का जो सेट 2 का पेपर सॉल्व कर रहे थे उसका दूसरा भाग लेके आया हूं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों पहले मैंने प्रेषित कर दिया है, अभी आपको दिख गया होगा क्वेश्चन नंबर 5। मैं बार बार कहता हूं पहले क्वेश्चन नोट करना है, उसके बाद वीडियो देखना है, वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपको प्रेषित भी किया जा चुका है, इसमें लिखा है अभिक्रिया का वेग 20% जो है, एक कोई रिएक्शन है, प्रथम कोटि की रिएक्शन है, वह 10 मिनट में 20% अभिक्रिया कंप्लीट होती है, तो 75% रिएक्शन कंप्लीटेशन में कितना समय लगेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा। जब भी 2% के क्वेश्चन आ जाएं जिसमें 2% हो, सामान्य विधि तो यह है कि एक से आप रेट कांस्टेंट निकालिए, दूसरे में रख दीजिए, उसकी परसेंटेज आ जाएगी। एक थोड़ा शॉर्टकट मेथड भी बेटा मैंने अप्लाई किया है। आपको क्या करना है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू लॉग 100 अपॉन फर्स्ट कंसंट्रेशन जो रिमेनिंग है, और 100 अपॉन लॉग 100 अपॉन सेकेंड कंसंट्रेशन जो रिमेनिंग है। इतनी रिएक्शन जो हो रही है वह रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, यानी जो ये है कंप्लीट होने के बाद जो बचा है वो होता है, ये क्या लिखा है, 10 मिनट में 20% रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो 75% रिएक्शन कंप्लीटेशन में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन था। तो कंप्लीट 20% हो रही तो कितनी बचेगी शेष, 80% शेष बचेगी। 75% कंप्लीट हो रही तो कितनी शेष बचेगी, आपकी बचेगी 25। यानी जो आपकी ए की वैल्यू है वह है, चूंकि 20% कंप्लीट हो रही है तो आपकी ए की वैल्यू आएगी 80, है ना। और जो बी है 75% कंप्लीट हो रहा है, तो बी की वैल्यू आएगी 25, है ना। इन वैल्यू को पुट कर दो, और T1 भी दे रखा है, T1 की वैल्यू दे रखी है 10। वैल्यू पुट कर दें बच्चों, 10 अपॉन T2 लॉग 100 अपॉन 20, सॉरी 100 अपॉन 80 अपॉन लॉग 100 अपॉन 25। इसको बच्चों हम सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा इक्वल टू लॉग, ये इससे कट गया 5, 200 कट गया, 5 अपॉन 4 अपॉन लॉग 4, ठीक है ना। फिर लिखा हमने 10 अपॉन T2 लॉग 5 माइनस लॉग 4 डिवाइडेड बाई लॉग 4। वैल्यू आपको याद रखनी है बेटा, 3 वैल्यू आपको याद रखनी है, log 2.3010, log 3.4770 और log 5, ये वैल्यू बहुत आपको याद रखनी है। और log 10 की वैल्यू बेटा 1 होती है। इनको आप याद रखना। तो 10 अपॉन T2 इक्वल टू, इसका होता है 0.6990 माइनस 0.6020 हो जाएगा, वो 3010 होता है ना, log 4 2 + 2 होता है, तो 3010 का डबल 6020 हो गया, डिवाइडेड बाई 0.6020।
10/T2, इसको इससे माइनस किया बेटा, किसको, ये हम माइनस कर लें, 69906020, ये आया 0.097, कितना आया बेटा, 0.0970 है ना, ठीक है, 99, ठीक, डिवाइडेड बाई 0.6020, T2 निकालना है हमें, T2 इक्वल टू हो गया 10 इंटू 0.60220 डिवाइडेड बाई, ये यहां गया ना, ये दोनों डिवाइडेड बाई 0.0970। बेटा इसका जो आंसर आएगा आप सॉल्यूशन कर लेना, और इसकी यूनिट मिनट में दी है तो वह मिनट में आंसर आ जाएगा आपका, जो भी आंसर आएगा अप्रोक्स 61 या 62 आएगा बेटा, क्योंकि ये इसमें यहां जाएगा तो एक अप्रोक्स मैं क्या कहूं, लगभग आपका आंसर 62 आएगा, अप्रोक्स 62 मिनट, इस कैलकुलेशन के हिसाब से लग रहा है अप्रोक्स 62 मिनट आएगा। तो कभी भी 2% वाले सवाल दिए हो, ये फॉर्मूला नोट कर लेना आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है एल्यूमिनियम के निष्कर्षण की विधि समझाइए, है ना। ये क्वेश्चन बेटा सामान्यतः जो यूपी वाले बच्चे हैं और एमपी वाले बच्चे भी सामान्यतः हट, इनके सिलेबस से इस साल हट गया है, रिड्यूस हो गया है। मेटलर्जी वाला जो चैप्टर था वो उसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने, इस बार क्वेश्चन नहीं आने हैं, फिर भी मैं कुछ शॉर्ट में बता रहा हूं। जो एल्यूमिनियम है बेटा, एल्यूमिनियम को मुख्यतः बॉक्साइट से निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है बेटा, बॉक्साइट, Al2O3.2H2O से हम क्या प्राप्त करते हैं, एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। तो इसका जो पहला पद होता है, पहले पद में हम जो पहला स्टेप होता है इसका, उसका होता है एल्यूमिना का शोधन। पहले हम एल्यूमिना का प्यूरिफिकेशन करते हैं, एल्यूमिना का प्यूरिफिकेशन करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जो एल्यूमिना है इसकी कई विधियां लिखी बेटा, पिछले कालांश में मैंने दूसरी विधि बताई थी, अब मैं दूसरी बता रहा हूं। जो एल्यूमिना है, इस एल्यूमिना को हम बेस में डिसॉल्व कर देते हैं, किसमें बेटा, बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्कलीस मान लो या बेस मान लो, इसको इस बेस में क्या कर देते हैं, हम डिसॉल्व कर देते हैं, थोड़ा हीट भी कर देते हैं। ये इसकी जो एल्यूमिनियम है वह सोडियम एल्यूमिनेट में NaAlO2 के रूप में विलयन में चली जाती है, किसमें चली जाती है बेटा, विलयन में चली जाती है। बैलेंस नहीं कर रहा हूं रिएक्शन, अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या होता है, यह विलयन में चली जाती है, H2 भी निकलता है इसमें बैलेंस नहीं बेटा, बैलेंस देख लेना आप। सबसे पहले जो एल्यूमिना था, एल्यूमिना को क्या होता है, बेस में एल्कली में डिसॉल्व करते हैं, तो एल्यूमिना जो है वो डिसॉल्व होकर विलयन में चली जाती है, सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। इंप्योरिटीज जो है उनका प्रेसिपिटेट बनता है, क्या बनता है बेटा, जो इंप्योरिटीज है इनका प्रेसिपिटेट बनता है, इसको हम छान लेते हैं, इस प्रेसिपिटेट को हम छान लेते हैं। अब जो निस्यंद है, क्या है, निस्यंद अर्थात छनने के बाद जो इसका विलयन बना, किसका है, NaAlO2, इसमें थोड़ा सा जल और मिलाकर इसे हल्का सा गर्म करते हैं, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है इसमें, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप की स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, लगभग 1273 केल्विन तापमान पर, तो यहां हमें एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है, ये एल्यूमिना शुद्ध होता है। यहां अशुद्धि थी, सिलिकॉन की अशुद्धि होती है और भी अशुद्धियां होती हैं, जब यहां एल्यूमिना मिलेगा तो उसकी अशुद्धियां अलग हो जाएंगी, ठीक है ना, ये वाली बात हो गई। दूसरी बात सेकंड, हम एल्यूमिना से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करते हैं, क्या करते हैं बेटा, Al2O3 से Al का निष्कर्षण। इसके लिए हम एक सेल बनाते हैं, इसके लिए हम क्या बनाते हैं बेटा, एक सेल बनाते हैं, उसमें एल्यूमिनियम या एल्यूमिना और क्रायोलाइट का मिक्सचर भर देते हैं, उसके ऊपर
कार्बन की लेयर चढ़ा देते हैं, जो एक आयरन टैंक होता है। बेटे सेल को आपको ज्यादा वहां पढ़ने डिस्क्रिप्शन लिखा है, तो मैं सेल रिएक्शन लिख रहा हूं, उसमें इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं क्रायोलाइट की उपस्थिति में। क्रायोलाइट क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाता है, ठीक है नहीं। एल्यूमिना, क्रायोलाइट और कार्बन पाउडर डाल देते हैं, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते तो क्या होगा बेटा, जो एनोड और कैथोड पर रिएक्शन होगी, जो कैथोड होगा, कैथोड होगा, कैथोड पर Al3 पॉजिटिव आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके Al बनाकर डिपॉजिट होता जाएगा। और जो एनोड होगा, एनोड पर क्या होगा, कार्बन एनोड पर होता है, क्योंकि ग्रेफाइट के एनोड होते हैं, ग्रेफाइट के एनोड होते हैं, उनका कार्बन Al2O3 से प्राप्त ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है। ये लगातार इसका जो कार्बन है यह ब्रेक होता जाएगा, इसलिए इस रिएक्शन के जो इलेक्ट्रोड हैं वो समय समय पर बदलने पड़ते हैं। पूरा डिस्क्रिप्शन बेटा अब आप उसमें देखना, जो आपके क्वेश्चन बैंक होता है उसमें पूरा लिखा हुआ। अभी समय थोड़ा कम बचता है इसलिए शॉर्ट में बता दिया, और इस साल सिलेबस में ये विधि आनी भी नहीं है बेटा, है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला जो आपका गा नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर गा 5 में का क्वेश्चन नंबर गा है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि उपसहसंयोजी यौगिकों में प्रकाशिक समावयवता क्यों पाई जाती है। क्वेश्चन क्या है बेटा, उपसहसंयोजी यौगिकों में प्रकाशिक समावयवता क्यों पाई जाती है। क्योंकि बेटा क्या होता है, जो भी उपसहसंयोजक यौगिक किरैल होते हैं, कैसे होते हैं बेटा, किरैल होते हैं, या जिनमें क्या होती है, असममिति होती है, जो सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, कैसे होते हैं भाई, कायरल होते हैं, और कैसे होते हैं, अनसिमेट्रिकल होते हैं। जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अनसिमेट्रिकल और कायरल होते हैं वह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो क्यों होती है भाई, क्योंकि यह कायरल और अनसिमेट्रिकल होते हैं, इसलिए इनमें प्रकाशिक समावयवता पाई जाती है। पहला क्वेश्चन था, प्रकाशिक समावयवता क्यों प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल लिखें इसके, अगर हम एग्जाम्पल लिखें, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो टेट्राहेड्रल कंपाउंड होते हैं, कौन से वाले बेटा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कंपाउंड, जैसे हम लिखा MABCD और यहां पे N+- है हमने बनाया। इसके ऑप्टिकल आइसोमर कैसे बनेंगे, इसके हमने ऑप्टिकल आइसोमर बना रहे हैं, C लिख दिया यहां पे, ये लिख दिया A, B, C और D, ये 4 है ना। यहां एक मिरर लगा दें, यदि हम क्या लगा दें, तो दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर जो बनेगा बेटा वह इसका मिरर इमेज होगा। क्या होगा वो इसका, वो पहले का मिरर इमेज होगा। ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं वह एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। यहाँ क्या था, ए था ना, वह एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते। जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो होते हैं वह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देते हैं, उनका एक एग्जाम्पल लिख दिया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले देखें हम, जैसे हम लिखा COEN का होल थ्राइस 3 पॉजिटिव लिखे हम। अच्छा, हमने CO लिखा, ये ऑक्टाहेड्रल होगा, होगा कैसा, इसका शेप कैसा होगा, इसका शेप ऑक्टाहेड्रल होगा। एक मिरर लगा दें और दूसरा हमने इसी तरह का कंपाउंड बना दिया COEN वाइड एंटेड लिगेंड होता है, तो एक EN यहां लगा दिया, एक EN यहां लगा दिया, एक EN यहां लगा दिया, बीच में हमने क्या लगा दिया, एक मिरर लगा दिया। तो ये ऐसा ही दिखेगा बेटा मिरर इमेज, EN और एक EN यहां लगा दिया हमने। तो ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, किसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में जो कि टेट्राहेड्रल होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में जो कि ऑक्टाहेड्रल होता है। इसके बच्चों नोट्स भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे, आप नोट्स में अच्छी तरह से पढ़ सकते हो उनको।
अगला इसमें थोड़ा एक क्वेश्चन और भी लिखा है कि कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हैं, इनके आईयूपीएसी नेम लिखना है। क्या लिखना है? इनके आईयूपीएसी नेम लिखना है हमें। चलिए हम लिखने का प्रयास करें। पहला दिया है NiCO होल 4। बेटा हमने आपको बताया था अगर इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स आता है तो उसके मेटल के नाम को एज इट इज लिखना है, 8 नहीं लगाना है ना। इस लिगेंड को बोलते हैं कार्बोनिल, और यहां 4 हैं तो नाम क्या होगा बेटा? टेट्रा कार्बोनिल निकिल। क्या नाम होगा? टेट्रा कार्बोनिल निकिल, यह इसका नाम हो जाएगा। दूसरा लिखा है K3। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 0 आएगी, क्योंकि ये उदासीन लिगेंड है, इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। K3Fe2O4 का होल थ्राइस, यही लिखा है ना। हाँ, इसका नाम लें पोटेशियम। पोटेशियम लिगेंड ये है बेटा, इसको ऑक्सलेटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो। यहां जो आयरन है ये इस साइड है, माइनस की साइड है, इसलिए इसको फेरेट बोलते हैं। मैंने बताया था पिछले कालांश में। क्या बोलेंगे? फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, 3K की होती है +3, Fe की X, और इसकी -2 होती है तो -6 बराबर 0, X की वैल्यू +3 आएगी, यानी फेरेट थर्ड। पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट थर्ड। ठीक है ना, ये इसका नाम हो गया। अगला क्वेश्चन लिखा है बेटा साबुन बनाने की विधि लिखिए, है ना। साबुन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, और जल के साथ, कठोर जल के साथ झाग क्यों नहीं देते हैं। 3 क्वेश्चन है बेटा। साबुन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कठोर जल के साथ झाग क्यों नहीं देते हैं। साबुन जो होते हैं बेटा, जो सोप होते हैं, साबुन वह सामान्यतः उच्च बसा अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। क्या होते हैं बेटा? साबुन उच्चतर बसा अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। कैसे बनते हैं भाई? यदि हम तेल या बसा को, जैसे तेल लिख रहा हूं, बसा लिख रहा हूं C17, अच्छा मैं लिख दूं CH2 COO C17H35, ये उच्च बसा अम्ल का एस्टर है, तेल है ये, है ना। उच्चतर बसा अम्ल के एस्टर को तेल बोलते हैं ना। H35 CH2 COO C17H35, इसका अगर हम क्षारीय माध्यम में जल अपघटन कर दें, क्या कर दें भाई? क्षारीय माध्यम में जल अपघटन कर दें, हमने क्षारीय माध्यम जल अपघटन कर दिया तो क्या बनेगा भाई? ये पूरा, और इसके तीनों OH इस पे आ गए, है ना। क्या बना? अगर 3 मॉलिक्यूल बन गए इसके, क्या बना? C17H35 COONA, सोडियम स्टीयरेट बन गया। ये क्या बन गया बेटा? सोडियम स्टीयरेट। यही साबुन है, यह क्या है? यही साबुन है, प्लस CH2OH और CH2OH बना। ये क्या है? ग्लिसरॉल। ये क्या है? यह ग्लिसरॉल है इसे हम ग्लिसरॉल बोलते हैं। तो पहला प्रश्न, साबुन क्या है? उच्च बसा अम्ल के सोडियम पोटेशियम लवण साबुन है। साबुन कैसे बनता है? हमने कहा तेल या बसा को हम क्षारीय विलयन में जल अपघटन कर दें तो उनसे साबुन और ग्लिसरॉल का मिक्सर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, साबुन कठोर जल के साथ अच्छे से काम क्यों नहीं करते हैं? ठीक है नहीं, क्यों नहीं करते बेटा? जो कठोर जल होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, सल्फेट्स, बाइकार्बोनेट्स ये पाए जाते हैं, कठोरता के रूप में यह पाए जाते हैं। जब इनमें साबुन लगाया जाता है, क्या कह रहा हूं मैं? जब जल में साबुन लगाया जाता है, ये अपना खुद का अवक्षेप बना लेते हैं भाई, अविलेय अवक्षेप। ये क्या हो जाता है? अवक्षेपित हो जाते हैं, झाग बन ही नहीं पाता है बेटा। ये क्या हो जाते हैं?
अवक्षेपित होने लगते हैं और इसलिए साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर घा। अच्छा घा तो हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें हम अब। क्वेश्चन नंबर 6, 5 हो गए ना। छठवां नंबर का क्वेश्चन देखें। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, परीक्षाओं में बहुत आता है ये क्वेश्चन। हमें फिनॉल किस किस से बनाना है? डाई एजोनियम लवण से, यानी कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड ले लिया हमने, N2Cl माइनस प्लस, है ना। इससे हमें फिनॉल बनाना है। कैसे बनेगा बेटा? हम लिख दें इसे हम जल के साथ क्या कर रहे हैं? वार्म कर रहे हैं और फिनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है? थोड़ा दिख रहा है कि नहीं? नीचे लिख दे रहा हूं, है ना, यहां लिख दे रहा हूं। N ट्रिपल बॉन्ड NCl होता है, ये सॉल्ट होता है ना। इसको किसके साथ कर रहे हैं? वाटर के साथ वार्म कर रहे हैं, तो हमारा जो कंपाउंड है वह फिनॉल बन जाएगा। N2 और HCl भी निकलेगा। दूसरी विधि लिखी है क्यूमीन से। ऐसे लिखा है क्या? दूसरी विधि किससे है? क्यूमीन से बनाना है। क्यूमीन क्या होता है बेटा? ये क्यूमीन है। ये क्या है? यह क्यूमीन है। ये फिनॉल बन गया हमारा। ये क्या है? क्यूमीन। क्यूमीन से फिनॉल बनाना है तो क्यूमीन को पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ऑक्सीजन इसके बीच में एंटर कर जाती है यहाँ पे, और क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बनता है। क्या बनता है बेटा? क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। सी, यहाँ पे CH3 यहाँ लिख दे रहे हैं हम, है ना, CH3OOH। क्या बन गया? क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। ये क्या होगा बेटा? ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? CH3COCH3 निकल जाएगा, और ये OH जो है ना, ये बेंजीन पे आ जाएगा जी। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इसको जब ट्रीटमेंट करेंगे तो यह फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और एसीटोन भी मिलेगा। ये फिनॉल भी बनेगा और एसीटोन भी मिलेगा। तो ये विधि हो गई है बेंजीन डाइअमोनियम सॉल्ट से और क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनता है, हमने ये पढ़ लिया है। अब क्वेश्चन है फिनॉल के गुण बताइए का क्वेश्चन चल रहा है ना, 6 का। फिनॉल के 2 गुण बताना है हमें, एक कोल्बे रिएक्शन और एक राइमर टीमर। ये बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, है ना। सबसे पहले क्या होता है बेटा? जो फिनॉल है यह NaOH से रिएक्शन करता है। किससे? NaOH से। तो सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। क्या बनाता है बेटा? चूंकि फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है और NaOH बेसिक नेचर का होता है, या इससे रिएक्शन करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। इस सोडियम फिनॉक्साइड में CO2 पास करते हैं 400 केल्विन टेम्परेचर पर और अप्रोक्स 6 atm प्रेशर पर। अप्रोक्स 6 atm प्रेशर पर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड 3 से 4 लिखा होता है, अपनी 4 से 5 लिखा होता है, देख लेना किताब में। तो क्या होगा? यह कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर एंटर हो जाएगी और यहां पे OCOONA बनेगा। ठीक है ना। इसका तुरंत रीअरेंजमेंट होगा बेटा, इससे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बन सकता है। क्या होगा? रीअरेंजमेंट। इसका रीअरेंजमेंट होगा तुरंत। ये COONA है, इस ऑर्थो पोजीशन पे आएगा और यहां से H निकल के ऊपर चला जाएगा। OH हो गया और COONA यहां आ गया। ठीक है ना। COONA यहां आ गया। इसकी जब एसिड से रिएक्शन होगी, डाइल्यूट एसिड से, जब इसकी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन होगी तो यहां से यह NaCl निकाल देगा और वहां इसका H रिप्लेस कर देगा Na से, और यहां पे COOH बन गया, यानी कि सैलिसिलिक अम्ल बन गया। क्या बन गया बेटा? सैलिसिलिक अम्ल। यानी कि फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल बनने की रिएक्शन कोल्बे रिएक्शन कहलाती है।
नोट कर लेना अपने हिसाब से पॉज करके, ठीक है ना। मैं तेजी में आगे बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि समय बहुत हो जाता है बेटा, है ना। अगला क्वेश्चन लिखा है बेटा, राइमर टीमैन रिएक्शंस क्या है। ये लिखा है ना, राइमर टीमैन रिएक्शंस क्या है। सैलिसिलिक अम्ल था बेटा, है ना, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा था उसमें, अम्ल लिखा था हमने। इसकी फिनॉल से फिर रिएक्शन हो रही है। पहले फिनॉल की रिएक्शन होगी बेटा NaOH से, तो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। यहां नहीं भी कराओ तो बेटा यहाँ एक स्टेप इसमें लिखा होता है सोडियम फिनॉक्साइड, यहां साथ में बन सकता है। फिनॉल की रिएक्शन करा रहे हैं हम NaOH और CHCl3 से, क्लोरोफॉर्म से, है ना। और यहाँ पे 340 केल्विन ताप है। कितना ताप है यहाँ पे, 340 केल्विन ताप है। क्या होगा भाई, ये इसका जो Cl है वह अल्फा पोजीशन से H लेकर निकल जाएगा, और चूंकि यह एसिडिक होता है, ये बेस है, तो यहाँ सॉल्ट भी बनेगा। एसिड और बेस से क्या बनेगा, सॉल्ट भी बनेगा। यानी क्या होगा, ONa और यहाँ पे आ जाएगा CHCl2। क्या आ जाएगा, CHCl2, ठीक है ना। अगले स्टेप में क्या होगा, इसका हम करेंगे हाइड्रोलिसिस एसिड मीडियम में। एसिड मीडियम में जैसे ही हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहां से HCl निकल जाएगा, उसकी जगह 2 OH आ जाएंगे। यानी क्या बनेगा, ONa और CHOH, ठीक है ना। ये कंपाउंड जो होता है वह अनस्टेबल होता है, क्योंकि एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते हैं। यह H2O का एलिमिनेशन कर देगा और यहां बनेगा ONaCHO। इस पे फिर हम क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl की रिएक्शन करा देंगे, तो इसका जो Na है वह NaCl के फॉर्म में निकल जाएगा और सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन जाएगा। यानी फिनॉल से सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाने की विधि को हम राइमर टीमैन रिएक्शन बोलते हैं। आप डायरेक्ट लिख सकते हो एक स्टेप में। कैसे, आपने लिखा फिनॉल फर्स्ट NaOH एंड CHCl3 340 केल्विन, सेकंड H प्लस, सॉरी सेकंड है H2O H प्लस, और डायरेक्ट आप बना के OH CHO भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी चल सकता है काम, इससे भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था अल्कोहल बनाने की 2 विधियां लिखी, हमने पहले भी पढ़ी है, फिर हम पढ़ ले रहे हैं। एक तो एल्कीन के जलयोजन से पढ़ी हमने, ये वाली है, किसमें, अम्लीय माध्यम में जलयोजन करा देंगे। अम्लीय माध्यम में जल, तो यहाँ पे OH, यहाँ पे H, OH और H जुड़ जाएगा। क्या बनेगा, CH3 CHOH CH3। दूसरा हमने पढ़ा था एल्कोहल, दूसरा हमने पढ़ा था जो एल्काइल हैलाइड ले लें हम, अगर कोई भी एल्काइल, एथाइल ब्रोमाइड ले लिया जैसे हमने, इस एथाइल ब्रोमाइड पर हम एक्वस KOH की रिएक्शन करा दें। किसकी, एक्वस KOH की, तो OH और Br का सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन पढ़ा है हमने, C2H5OH बन जाएगा और KBr निकल जाएगा। ये भी हमने पढ़ी है, 2 विधियां हो गई भाई। अब लिखा है इसके गुण भी लिखिए, 3 गुण लिखना है इसके भाई हमें। क्या लिखना है इसके, एल्कोहल के 3 गुण भी लिखना है हमें, 2 विधियों के साथ साथ 3 गुण भी लिखना है हमें। चलिए 3 गुणों को देख लेते हैं। पहला गुण हम लिखते हैं, पहला गुण हम लिखते हैं कि अगर हम C2H5OH को PCl5 से रिएक्शन करा दें, तो PCl5 क्या करता है, ये बीच का O ले जाएगा, एक Cl इसे, एक Cl इसे दे जाएगा, यानी बनेगा C2H5Cl POCl3 HCl, पहली हो गई। दूसरी रिएक्शन लिखी हमने C2H5OH, इसको हम अगर रिएक्शन करा दें
H2SO4 से। किससे करा रहे हैं बेटा रिएक्शन? दो रिएक्शन इसी में हो गई। H2SO4 से रिएक्शन करा रहे हैं, तापमान 140 डिग्री सेंटीग्रेड, और H2SO4 से रिएक्शन करा रहे हैं तापमान 170 डिग्री सेंटीग्रेड। जब कम तापमान होगा तो ईथर बनेगा। क्या बनेगा? जब कम तापमान होगा, जो हम पहले भी बता चुके आपको, और अधिक तापमान होगा तो एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा बेटा? अधिक तापमान होगा तो एल्कीन बनेगा। कम तापमान पर क्या बनेगा? ईथर, और अधिक तापमान पर एल्कीन। तीसरा भी लिख सकते हैं हम, अगर हम एल्कोहल को Cu के साथ 573 केल्विन तापमान पर हीट करें, तब भी इसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है। क्या निकल जाता है बेटा? हाइड्रोजन। तो बनेगा CH3CHO, एल्डिहाइड बनता है। इसका डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है, और इसके डिहाइड्रोजनेशन से एल्डिहाइड बनता है। इसको नोट कर लो बच्चों, नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, फिर भी आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। सातवां छठवें का खा और सातवां प्रश्न बताते हैं बेटा। नंबर 6 के खा। 6 खा। पहला प्रश्न बच्चों ये है, और इसके अथवा में ये है। तो पहले हम अथवा का कर ले रहे, उसके बाद क्या होता है कर लेंगे। पहले ये लिख गया है ना, प्रश्न है कैसे प्राप्त करोगे। प्रश्न क्या है बेटा? कैसे प्राप्त करोगे। प्रश्न है कैसे प्राप्त करोगे। किससे? फॉर्मिक अम्ल से। किससे बेटा? फॉर्मिक अम्ल से कैल्शियम फॉर्मेट। कौन सा? कैल्शियम। फॉर्मिक अम्ल से कैल्शियम फॉर्मेट कैसे प्राप्त करोगे। दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड से। क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। क्या है बेटा? यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करोगे। तीसरा लिखा है एसीटोन से। एसीटोन से हाइड्राजोन कैसे प्राप्त करोगे। अगला लिखा है एसिटिक एसिड से एसिटिल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, यह कैसे बनाओगे। अगला लिखा है बेंजोइक एसिड से नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ओ नाइट्रो बेंजोइक एसिड कैसे बनाओगे। ये क्वेश्चन दिए हैं बेटा छठवें खा के अथवा में। देखिए कैसे प्राप्त करेंगे हम। यदि हम फॉर्मिक एसिड को किसके साथ गर्म कर दें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, चूने के पानी के साथ। किसके साथ गर्म करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम गर्म कर दें अगर, तो H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा और कैल्शियम फॉर्मेट बन जाएगा। यानी जब फॉर्मिक अम्ल को चूने के पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम फॉर्मेट बन जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, फॉर्मेल्डिहाइड की जब भी अमोनिया से रिएक्शन होती है, किससे बेटा? अमोनिया से। 4NH3 लिखना पड़ेगा है ना, यहाँ 6 आएगा। जब भी अमोनिया से रिएक्शन होती है हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन, जिसको हम यूरोट्रोपिन कहते हैं, यह बनता है। N और H2O निकल जाएगा, 6 है तो 6H2O निकल जाएगा। बैलेंस देख लेना बेटा है कि नहीं है। क्या बनता है? जब फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो यूरोट्रोपिन यानी हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन बनता है। इसका उपयोग बच्चों औषधि के रूप में किया जाता है। गठिया जो हो जाता है, बात गठिया रोग होता है, उसकी औषधि के रूप में किया जाता है इसका उपयोग। अगला क्वेश्चन है एसीटोन को अगर, इसको सही से लिख दें बेटा, एसीटोन को अगर हाइड्राजीन से रिएक्शन करा दें, किससे बेटा? हाइड्राजीन से। ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के। हाइड्राजीन से रिएक्शन करा दें तो हाइड्राजोन बन जाएगा CH3CCH3 डबल बॉन्ड NH2 बन जाएगा, H2O निकल जाएगा। यानी एसीटोन की हाइड्राजीन से रिएक्शन कराने पर हाइड्रोजोन बन जाएगा। अगर एसिड की हम किससे कराते? अभी कराई थी हमने PCl5 से, एल्कोहल की कराई थी ना। ये क्या करेगा? बीच का O ले जाएगा, ये O ले जाएगा, 2 Cl देगा, एक इसे और एक इसे, तो COCl बनेगा, POCl3 बनेगा,
HCl बनेगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिटिक एसिड की PCl5 से रिएक्शन कराने पर एसिटिल क्लोराइड बन जाता है। अगला लिखा है बेंजोइक एसिड का जब भी नाइट्रीकरण कराएंगे, हम क्या करा दें, इसका नाइट्रीकरण करा दें, HNO3 और H2SO4, तो ये मेटा डायरेक्टेड ग्रुप होता है। तो ये बेटा मेटा पे आएगा, लेकिन इस पे किस पे आएगा बेटा, ऑर्थो पे नहीं आएगा, ये मेटा पे आएगा। NO2 क्वेश्चन में भी मेटा ही लिखा होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड मेटा डायरेक्टेड ग्रुप होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया ना, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे इसके। अगला क्वेश्चन लिखा है क्या होता है जब, क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, क्या होता है जब। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। क्या होता है जब एसीटोन को, किसको बेटा, एसीटोन को CH3COCH3 आयोडीन, और मैं बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखूंगा, बैलेंस रिएक्शन आपको नोट्स में मिल जाएंगी, इसके साथ जब हम गर्म करते हैं। ये बच्चों आयोडोफॉर्म टेस्ट है, क्या है ये, आयोडोफॉर्म टेस्ट है उनके लिए जिनमें मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप होता है। क्या होता है बेटा, मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप होता है, उनके लिए टेस्ट है ये। तो जब भी आयोडीन NaOH के साथ अगर मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप कंपाउंड को हीट करते हैं तो इसका ये वाला ग्रुप बदल जाता है आयोडोफॉर्म में, और यह बदल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट में, यानी बनेगा CHI3, ये येलो PPT आएगा, येलो प्रेसिपिटेट आएगा, और बनेगा CH3COONA। NaIH2O भी निकलता है बेटा, इसमें क्या निकलता है, आपको लिखना है, बैलेंस करके आपको रिएक्शन लिखी मिलेगी, वहां देख लेना। यानी जब एसीटोन को I2 और NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आयोडोफॉर्म का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को हेलोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म रिएक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को यदि हम फेहेलिंग सॉल्यूशन से, वो भी कौन सा वाला, केवल फॉर्मिक एसिड, बेटा एसिड में सबसे कमजोर होता है ये, फेलिंग सॉल्यूशन और एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा, एसिटिक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है, ब्यूटरिक एसिड से नहीं करेगा। फॉर्मिक एसिड एक ऐसा होता है जो टॉलेंट रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन से भी रिएक्शन कर लेता है, और इनसे रिएक्शन करके यह CO2 और H2O बनाता है। क्या बनाता है बेटा, और Cu2O का रेड ब्राउन PPT देता है। क्या देता है बेटा, रेड ब्राउन PPT देता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड का रेड ब्राउन, क्यूप्रिक होगा, क्यूप्रस होगा ना, क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है जब इसको फॉर्मिक एसिड के साथ गर्म करते हैं। CO2 H2O तो बनाता ही है। अगला क्वेश्चन लिखा है बेटा कि जो बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड को यदि हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दें और हीट करें, अभी ये एसिड है, ये बेस है, तो मिलके सॉल्ट बन जाएगा, अमोनियम बेंजोएट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, अमोनियम बेंजोएट। जब इस अमोनियम बेंजोएट को हम हीट करेंगे तो इसमें अमोनिया गैस निकल जाएगी और बेंजामाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इसमें से अमोनिया गैस निकल जाएगी, अमोनिया निकलने के लिए H2O निकल जाएगा, H2 और O, और बेंजामाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजामाइड, बेंजामाइड बन जाएगा। ये क्वेश्चन और लिखा है CH3COOH CHO, ये बेटा एल्डिहाइड का स्पेशल टेस्ट है, टॉलेन रिएजेंट। एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करने का टेस्ट है ये टॉलेन रिएजेंट। एल्डिहाइड को यदि गिवन कार्बोनिल कंपाउंड है उसे टॉलेन रिएजेंट के साथ, टॉलेन रिएजेंट होता क्या है बेटा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है ना, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का टॉलेन रिएजेंट होता है। जब भी यह एल्डिहाइड के साथ मिलेगा, यह सिल्वर का प्रेसिपिटेट टेस्ट ट्यूब के नीचे डिपॉजिट कर देगा, जिससे हमारा रजत दर्पण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, और यह इसको किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, RCOO में ऑक्सीडाइज कर देगा, और हमारा सिल्वर मिरर बनेगा। क्या बनेगा, सिल्वर मिरर बनाता है। अगला एक क्वेश्चन और लिखा है बेटा इसमें ही कि CH3COOH को किसके साथ हीट कर रहे हैं। बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ा भ्रम की स्थिति है, अगर CO के साथ NaOH हो तब काम ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चन एकदम क्लियर नहीं है। अगर NaOH और CO के साथ रिएक्शन कराएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को,
तो पहले इसका सोडियम एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा बेटा? पहले सोडियम एसीटेट बनेगा, ये फिर NaOH और CaO से रिएक्शन कर लेगा और अब मीथेन बनाएगा। यानी क्या बनाएगा फिर? मीथेन। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर NaOH और CaO के साथ हीट करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट मीथेन बनेगा। क्या बनेगा? मीथेन। छठवां क्वेश्चन हो गया है। सातवें क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नंबर हम 7 पढ़ते हैं। सातवें क्वेश्चन का बेटा जो सातवां क्वेश्चन था, इसमें जो लिखा हुआ है उसका का अमोनिया का और का अथवा सल्फर डाइऑक्साइड का, ये का है। सातवें का और ये का अथवा है ना। सातवें का है अमोनिया बनाने की हैबर विधि बताइए, इसके 2 उपयोग लिखिए। बेटा हैबर विधि की लंबी प्रोसेस है, वो आप किताब में पढ़ना, मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में उचित ताप और दाब पर Fe और MO की प्रेजेंट में जब हीट करते हैं तो अमोनिया बनती है और एनर्जी भी लूज होती है। बेटा इसके लिए जो आता है वो इसके लिए सहायक परिस्थितियां कौन कौन सी है जिसमें अभिक्रिया तीव्रता से हो, यानी इसका हमें प्रोडक्शन जो है अमोनिया का उत्पादन अधिक मात्रा में करना हो तो हम क्या क्या करें कि अमोनिया का उत्पादन अधिक मात्रा में हो। क्योंकि यह रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। कैसी है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए इसके लिए हमारा ताप कम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? कम ताप होना चाहिए। क्योंकि यहां से यहां जाने पर 4 अणु से 2 अणु बन रहे हैं और दाब का डायरेक्शन जहां अणु कम होते हैं वहां होता है, अर्थात यह उच्च दाब पर होना चाहिए, कम ताप पर होना चाहिए क्योंकि एक्सोथर्मिक है, उच्च दाब पर होना चाहिए क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में अणु कम हो रहे हैं। तीसरी बात, उत्प्रेरक की उपस्थिति होनी चाहिए, उत्प्रेरक की उपस्थिति, ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है। इसके बाद बेटा 2 चीजें और हैं, ये और ये है क्या? ये तो उत्प्रेरक है। एमओ क्या है इसमें? बेटा जो एमओ है, एमओ यहां वर्धक है। क्या है? एमओ यहां वर्धक है। यह उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। क्या करता है ये? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। कौन? मोलिब्डेनम आयरन की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस भी आपको याद रखनी चाहिए। तो आप बेटा बुक में देख सकते हो, फेवरेबल कंडीशंस याद रखनी है। क्या होती है? FeMO का क्या यूज है इसको भी जानना है। अब प्रश्न था इसके उपयोग बताइए। अमोनिया के 2 उपयोग लिखिए। तो सबसे पहला उपयोग तो बेटा जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो खाद होती हैं, जो भी नाइट्रोजन युक्त खाद होती हैं, जो भी नाइट्रोजन युक्त खाद होती हैं, उनका बेसिक मटेरियल जो होता है बेटा वो वो अमोनिया भी हो सकता है। वो अमोनिया से भी अमोनियम नाइट्रेट से बन जाता है ना, अमोनियम नाइट्रेट से ये बन जाता है। तो खाद बनाने में बहुत उपयोगी है। अगर अमोनिया द्रव अवस्था में हो, कैसी हो बेटा? द्रव अवस्था में हो, तो यह एक प्रशीतक का काम भी करती है। किसका? कूलेंट, रेफ्रिजरेंट। यह रेफ्रिजरेंट के लिए भी उपयोगी हो सकती है। कब? जब यह द्रव अवस्था में हो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लिखा है बेटा कि सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की एक विधि लिखिए और इसकी उपरोक्त तीनों से क्रिया बताइए। क्वेश्चन आपने पहले भी देख लिया होगा बेटा, है ना, मैंने पहले भेज देता हूं क्वेश्चन में करवाने से पहले। SO2 बनाने की पहले हम पढ़ रहे हैं प्रयोगशाला विधि। कौन सी पढ़ रहे हैं? प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, SO2 बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होगी भाई? प्रयोगशाला में अगर तांबे की छीलन पर सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दो। क्या डाल दो बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दो तो SO2 गैस बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा? CuSO4 भी निकलता है, यहाँ पे H2O भी निकलता है। तांबे की छीलन पर अगर सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दो तो SO2 गैस प्राप्त हो जाती है।
यह इसकी प्रयोगशाला विधि है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सल्फर ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन करा दिया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गई, ये भी लिख सकते हैं हम, है ना। सल्फर ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन करा दिया और ये होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में। नहीं, ये तो सीधा सीधा वो SO2 से SO3 बनेगा तब होगा। तो ये हो गया, ठीक है ना, ये आप लिख सकते हो। आगे देखें, इसके गुण लिखें। गुण, पहला गुण लिखा है बेटा इसकी NaOH से रिएक्शन। SO2 जो होता है बेटा एक अम्लीय ऑक्साइड है। क्या है? अम्लीय ऑक्साइड। और जब भी अम्लीय ऑक्साइड में अगर क्षारक मिलाएंगे तो लवण बनेगा। क्या बनेगा? लवण, NaHSO3। और अगर और मिला दें, ज्यादा मात्रा में मिला दें NaOH, तो Na2SO3 बन जाएगा, सोडियम सल्फाइड बन सकता है, ठीक है ना। यानी कि क्षार के साथ यह लवण बनाती है। क्या बनाती है? क्षार के साथ लवण बनाती है। क्लोरीन के साथ यह कॉम्बिनेशन कर लेती है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड बना लेगी। क्या बना लेगी? सल्फ्यूरिल क्लोराइड, SO2Cl2 बना लेगी। और अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। क्या है बेटा? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड से रिएक्शन होती थी और 573 केल्विन ताप होता था, या SO3 में बदल दी थी। इस SO3 को जब H2SO4 में एब्जॉर्ब कराते थे तो ओलियम बनता था। ये हमने पढ़ी है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। तो ऑक्सीजन से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है, वो आगे की रिएक्शन हमें नहीं पढ़नी है। तो ये इसका क्वेश्चन हो गया बेटा, है ना। शेष जो प्रोटीन का क्वेश्चन भी लिखा है बेटा उसमें एक, वो हमें नहीं पढ़ना है, अभी सिलेबस में नहीं है। एक क्वेश्चन और लिखा है कि मोनो, डाई और ट्राइसैकेराइड किसे कहते हैं, और ग्लूकोज और स्टार्च में किस प्रकार विभेद करेंगे हम। मोनोसैकेराइड क्या होंगे बेटा? मोनोसैकेराइड, जैसे हमने कहा मोनोसैकेराइड होंगे C6H12O6। यह जल अपघटित नहीं होंगे, जल अपघटित, आगे जल अपघटित नहीं होंगे, ठीक है नहीं। डाइसैकेराइड क्या होते हैं? इनको अगर जल अपघटन करें, जल अपघटन करें तो मोनोसैकेराइड के दो अणु बनाएंगे। कितने बनाएंगे बेटा? दो अणु बनाएंगे। जैसे हम लिखा C12H22O11 प्लस H2O, ये एक डाइसैकेराइड है, 2C6H12O6 बन जाएगा। एक हो रहा है पॉलीसैकेराइड, लिखा है ना पॉलीसैकेराइड। जो पॉलीसैकेराइड होगा बेटा, इनमें अगर जल मिलाएंगे, जल अपघटन से बहुत से मोनोसैकेराइड देंगे। जल अपघटन से बहुत से मोनोसैकेराइड देंगे। जैसे स्टार्च जो होता है बेटा, स्टार्च जो होता है वह एक पॉलीसैकेराइड होता है, C6H10O5 का होल N प्लस NH2O, इसका बन जाएगा NC6H12O6। कई अणु बन गए मोनोसैकेराइड के। तो बेटा इनमें अंतर तो एक तो यही दिख रहा है। ग्लूकोज कैसा होता है? मोनोसैकेराइड होता है, यह जल अपघटित होता ही नहीं है आगे। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड होता है, यह जल अपघटित हो जाता है। दूसरी बात, ग्लूकोज जो होता है वो मीठा होता है, मोनोसैकेराइड मीठे होते स्वाद में, ठीक है नहीं। यह स्वादहीन होता है। कैसा होता है? यह स्वादहीन होता है। महत्वपूर्ण डिस्टिंग्विश क्या है बेटा? जब इनका सॉल्यूशन बनता है, स्टार्च के जो अणु होते हैं वो बड़े होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? स्टार्च के अणु बड़े होते हैं और ग्लूकोज के अणु छोटे होते हैं। अगर इनका विलयन बना होगा तो इसके अणु कैसे होंगे? छोटे होंगे। अगर लाइट की बीम इसमें से पास की जाए तो यह इसके अणु बड़े होने के कारण चमकने लगते हैं। अर्थात हमने पिछले कालांश में पढ़ा था टिंडल प्रभाव दिखाते हैं यह। कौन सा दिखाते हैं? यह टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। और यह
नहीं दिखाते। मेन अंतर डिस्टिंग्विश, अगर इनके विलयन में अलग अलग रखकर एक लाइट की बीम पास की जाए तो इसके मार्ग में आने वाला प्रकाश का पाथ चमकने लगेगा, उस पाथ विजिबल होगा, उसके कण दिखाई देंगे क्योंकि ये साइज बड़े होते हैं, इसके कण दिखाई देंगे, इसमें से प्रकाश सीधा निकल जाएगा, आर पार सीधा निकल जाएगा। ये इनका डिस्टिंग्विश है। मैं आशा कर रहा हूं 2020 का सेट 2 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले कालांश में नए कॉन्सेप्ट के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।